नमस्कार, आप सभी का स्वागत टीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में पश्चिमी एशिया के हालात पर जताई चिंता। बातचीत और कूटनीति को बताया समस्या का समाधान। कहा, युद्ध ने भारत के समक्ष कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी की, लेकिन सरकार हर संभव स्थिति से निपटने के लिए सजग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 किया पेश। सदन ने कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की दी सहमति। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने का आज अंतिम दिन। तमाम पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र किए दाखिल। 9 अप्रैल को एक चरण में होने हैं 3 राज्यों में चुनाव। दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश। राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और रहने योग्य शहर बनाने का लक्ष्य। प्रति व्यक्ति आय में 7.92% वृद्धि का अनुमान। और लाल किला बम धमाके के मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर की 9 जगहों पर मारी रेड। नौगांव, बांदीपुरा, हिंदवाड़ा, कुपवाड़ा समेत 9 जगहों पर तलाशी अभियान। 10 नवंबर 2025 को कार में हुआ था धमाका। और आइए अब खबरें देखते हैं। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर लोकसभा में दिए अपने वक्तव्य में कहा कि युद्ध के कारण जो हालात बने हैं उसके प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। उन्होंने सदन के माध्यम से देशवासियों को संकट की इस घड़ी में संयमित और एकजुट रहने की अपील की। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और आइए अब सीधा रुख करते हैं अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता का। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा से अनुरोध करूंगी कि वे एनर्जी सिक्योरिटी और गैस सप्लाई से जुड़े पहलुओं पर जानकारी दें। नमस्कार। क्रूड और रिफाइनरी के संबंध में हमारी रिफाइनरी सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज के साथ उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर स्थिति सामान्य है। नेचुरल गैस के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई मेंटेन्ड है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स जो ग्रिड पर कनेक्टेड हैं उनको 80% उनके एवरेज कंजम्पशन का दिया जा रहा है। भारत सरकार ने सीजीडी एंटिटीज़ को कमर्शियल कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करने की एडवाइस दी है। इसी संबंध में राज्य सरकारों को भी लिखा है और एडिशनल 10% एलोकेशन की बात भी कही है पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 3 हफ्तों में लगभग 3.5 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं या एक्टिवेट किए गए हैं। एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, किंतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है और डिलीवरी सामान्य है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में जैसा आपको पता है कि अभी मैंने बताया 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात है राज्य सरकारों को, अगर वो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग देते हैं। 21 तारीख को भारत सरकार ने
सबसे पहले 20% कमर्शियल एलपीजी देने की बात की, उसके बाद 10% एडिशनल एलोकेशन किया डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और 21 तारीख को भारत सरकार ने एक और ऑर्डर जारी किया और अब कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50% वॉल्यूम विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इस ऑर्डर में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि इस एलोकेशन के अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी यूनिट्स, सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स और आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स एंड 5 kg FTL फॉर माइग्रेंट लेबर। तो जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए भी 5 किलो के FTL सिलेंडर को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है और राज्य सरकारों से इस संबंध में रिक्वेस्ट की गई है। अभी तक लगभग 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन किया है और लगभग 15,800 टन कमर्शियल एलपीजी अपलिफ्ट हुई है। कैरोसिन एडिशनल कोटा के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए लगातार राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट की जा रही है और इस संबंध में कई लेटर भी इशू हुए हैं। लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कंट्रोल रूम सेटअप किए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप की है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 37,000 रेड हुई हैं, 550 से ज़्यादा FIR बुक हुई हैं और 150 से ज़्यादा लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इसी क्रम में हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी वेरिफिकेशन सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और लगभग 234 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, कुछ को सस्पेंड भी किया गया है और पेनल्टी भी लेवी की गई है। अंत में आप सभी के माध्यम से देश की जनता से रिक्वेस्ट है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बुकिंग से बचें। डोर डिलीवरी सिलेंडर्स की जा रही है, इसलिए अपने सिलेंडर का इंतज़ार करें और ट्राई टू कंजर्व LPG and the energy. Thank you. थैंक यू सुजाता। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा से अनुरोध करूंगी कि वे शिपिंग और मैरीटाइम ऑपरेशंस से जुड़े मुद्दे पर जानकारी दें। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। 22 भारतीय जहाज और उस पे 600 भारतीय नाविक सभी सुरक्षित हैं। कोई भी मैरीटाइम इंसिडेंट की सूचना नहीं है। मैंने पिछली ब्रीफिंग में बताया था 611 भारतीय नाविक हैं, इसमें 11 साइन ऑफ किया है, इसलिए नंबर ये 600 हो गया है। डीजी शिपिंग शिप ओनर्स के साथ, RPSL एजेंसी के साथ और इंडियन मिशंस के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किए हैं और सी फेरर्स को रिपैट्रिएट करने के लिए वहाँ से प्रयत्न भी कर रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटे में 13 रिपैट्रिएशन हुआ है। अगर 48 घंटे देखें तो में 34 रिपैट्रिएशंस हुए हैं विभिन्न एयरपोर्ट और विभिन्न रीजन से, गल्फ एरिया के। जो 24/7 डीजी कॉम सेंटर है, डीजी शिपिंग का कम्युनिकेशन सेंटर, उसमें 24 घंटों में 60 टेलीफोनिक कॉल्स और 129 ईमेल्स प्राप्त हुए हैं जिनका जवाब दिया गया है। और कार्गो मूवमेंट के संदर्भ में कोई कंजेशन किसी पोर्ट पे रिपोर्टेड नहीं है। हमने कल भी और परसों भी सारे पोर्ट के साथ रिव्यू किया, कहीं से भी किसी भी मेजर पोर्ट या माइनर पोर्ट पे कोई कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है।
स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के साथ भी हमने इंटरैक्ट किया है। उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला, पुदुचेरी, किसी भी पोर्ट ने कंजेशन रिपोर्ट नहीं किया है। मैंने पोर्ट के द्वारा दी जा रही सहूलियतों के विषय में आपको बताया था। इस क्रम में मैंने पहले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट के विषय में बताया था। आज मैं आपको चेन्नई पोर्ट के विषय में बता रहा हूँ। चेन्नई पोर्ट ने करीब 40,000 स्क्वायर मीटर का एरिया बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी की तरह से आवंटित किया है, जिससे कि जो एडिशनल कार्गो लोड है वहाँ पे मैनेज हो सके। वैसे ही कोचिन पोर्ट में 2500 TU जो 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स कंटेनर्स होते हैं, उसके लिए स्पेस अरेंज किया हुआ है जो CFS ऑपरेटर हैं उनके साथ मिलकर के, जिससे कि कंटेनर की हैंडलिंग बहुत इफ़िशिएंट हो और यदि कोई कंजेशन होता भी है तो वो तुरंत रिजॉल्व हो सके। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, DG शिपिंग के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, पोर्ट ऑपरेटर्स के साथ, शिपिंग कंपनीज के साथ, इंडियन सीफेयर के साथ रेगुलरली और बहुत कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रही है, जिससे कि सेफ्टी, मैरीटाइम ट्रेड, ये सभी की कंटिन्यूटी बराबर बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी XP श्री रणधीर जायसवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड मैटर्स पे जानकारी दें। Thank you, ma'am. As you are aware, Prime Minister has been speaking to several world leaders on the ongoing conflict in the West Asia region. On Saturday, as you are aware, he had spoken to the President of Iran. On the occasion, he also had the opportunity to convey Eid and Navroz greetings. He expressed hope that this festive season would bring peace, stability and prosperity in West Asia. Prime Minister condemned the attacks on critical infrastructure in the region, which threaten regional stability and disrupt global supply chains. Prime Minister reiterated the importance of safeguarding freedom of navigation and ensuring that shipping lanes remain open and secure. He also appreciated Iran's continued support for the safety, security and welfare of Indian nationals in Iran. Thank you. थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम महाजन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि गल्फ रीजन से संबंधित डेवलपमेंट्स पे अपडेट दें। Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and the West Asia region. Ensuring the safety, security and overall welfare of the large Indian community in the region remains the Ministry's highest priority. The dedicated Special Control Room of the Ministry remains operational to assist and support Indian nationals and their families. We remain in constant touch with the state governments and the union territories to share information and for coordinating our efforts. Our missions and posts in the region have been working continuously, maintaining round-the-clock helplines and actively engaging with the wide array of Indian community associations and organizations spread across the region. Regular and updated advisories are being issued to keep our citizens informed of the latest developments. Simultaneously, close coordination is being maintained with respective host governments. Our missions are proactively extending a range of services and providing all support, including visa facilitation, consular services and logistical assistance where required to seafarers, students, stranded Indian nationals and short-term visitors. An update on the status of flights. Overall, the flight situation continues to improve with additional flights operating from the region. Since February 28th, around 375,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 95 flights are expected to operate from various airports in UAE to India.
Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 non-scheduled commercial flights to India today. Kuwait and Bahrain airspaces remain closed. Jazeera Airways of Kuwait is operating flights to various destinations in India from the Al Qaisuma airport in Saudi Arabia. Gulf Air of Bahrain also continues to operate special non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to India. This has facilitated travel of Indian nationals from Kuwait and Bahrain to India. We continue to assist travel of Indian nationals in Iran through Armenia and Azerbaijan to India. We have also facilitated the relocation of several Indian students in Tehran, Isfahan and Shiraz to other cities. Till date, 1,031 Indians, including 707 Indian students and 324 Indian citizens, have crossed out of Iran with our mission's assistance. We are also facilitating travel of Indian nationals from Israel via Jordan to India. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain and Iraq, we continue to facilitate travel of Indian nationals via Saudi Arabia. Thank you. Thank you. Now we will take few questions from the media. 17. मैम मैं शैलेश यादव हूँ ANI से। कुछ रिपोर्ट्स हैं मैम जो डोमेस्टिक सिलेंडर है 14.2 kg का, उसको 10 kg का करने का, इसमें कितनी सच्चाई है? 4. Good evening, ma'am. Saptaparna Ghosh from The Hindu. A couple of questions to Sujata, ma'am. Could you please shed light if India would be looking to tap into Iranian crude, going ahead? And secondly, ma'am, with the commercial LPG allocation, the prospect of being increased to 50%, and LPG continuing to being an issue of concern, are we looking at some additional pressure with respect to domestic LPG, if that could be it? 282. Oh, sorry, 262. Sorry. Hi, this is Dhruvaksh from Business Standard. I have a couple of questions for Sinha sir. One, just wanted to get an update on the availability of containers in India, in terms of there being concerns that delayed turnaround of containers which have been rerouted, and the fact that back containers that have been availed the back to town facility when the crisis started, they are not likely to return because there's no cargo going towards West Asia. So just wanted to understand that what's the situation on the availability of containers. Second, there's also been concerns that have been raised about the availability of provisions and water aboard these vessels where the seafarers currently are stranded in West Asia. So on these two things, if so, could you give us an update? 22. Thank you for letting me ask a question. I'm Tuesh from Economic Times. Mr. Sinha, have there been any discussions with private port terminal operators regarding giving the concessions? Because we have got feedback from certain exporters that they do not seem to be complying with the advisories. 142. मैम मैं ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है जो LPG गैस सप्लाई जो डोमेस्टिक के लिए है, उसमें क्या जो अभी एक सवाल और साथी ने किया कि क्या 10 किलो अब गैस सप्लाई कर रहे हैं 14 पॉइंट समथिंग का जो सिलेंडर है, और दूसरा कमर्शियल के लिए क्या 5 किलो का अलग से गैस सिलेंडर सप्लाई करने की कोई योजना है या शुरू कर दी है? इसमें क्या पूरी क्लियरिटी थोड़ा दीजिए। एक सवाल विदेश मंत्रालय से है कि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है मिडिल ईस्ट में, तब से अभी तक कितने भारतीय जो है इसमें हताहत हुए हैं, उनकी संख्या टोटल क्या है? और इजराइल में अभी एक दिन पहले जिन शहरों को निशाना बनाया गया वहाँ ज़्यादातर इंडियन कम्युनिटी है, तो क्या वहाँ भी कोई किसी तरह की कैजुअलिटी की खबर है? थैंक यू। 2. My question is to Randhir sir as well as Rajesh sir. Sir, this is in connection with some papers shared by the US with India
about the vessels belonging to Hossain Ali Shamkhani network. So he happens to be the son of late Ali Shamkhani. He was a top leader of the Iranian government who died in the recent strikes. US has asked India to ensure that his vessels and vessels related to his network do not be allowed entry at Indian ports. And they've also shared some numbers, or about 14 of them, the vessels that have been that are connected with this network. So how are we looking at it? How does India assess it? Number one. Secondly, how many such Iranian vessels have been turned by Indian ports from the ports when they were asking for entry? Thank you. 11. That side. 11. For Ms. Sharma, ma'am, with Please the introduce US waiver, yourself. Introduce yourself. This is Shubhangi Mathur from Business Standard. Ma'am, with the US waiver on Iranian energy, want to understand, would that ease India's energy supply crunch? Do you think that that's going to ease that? And would we uplift more LPG than oil? Or like, if we do that, what kind of, and also do we have payment mechanism in place to pay for Iranian energy? Because last we imported was in 2019, so we have not since then. Also, with the commercial LPG being hiked to 50%, what exactly has happened there? I mean, do we have more LPG supplies with us now? Have we procured more? 16. Next. Hi, Sujata ma'am. This is Shalini Sharma from PSU Watch. Ma'am, you have maintained that we have enough and ample LNG supplies. Could you please quantify and could you please give us an update on how many consignments of LNG have arrived so far? 54. Hi, Sukal from the Indian Express. My question is for Sinha sir. Sir, ship tracking data shows that 2 LPG tankers have crossed over to the east of Strait of Hormuz. Just wanted your reaction on that. This is Pine Gas and Jagvasant. And also if you could share, you know, how the exact quantity of LPG both the tankers are carrying, and when are they reaching, and what port, sir? Thank you. 39. मैं मसीह मनचंदा CNBC आवाज़ से 2 सवाल। एक तो आज आपने डेटा नहीं दिया LPG की बुकिंग और डिलीवरी का, और दूसरा गुजरात में बहुत सारे जो पेट्रोल पंप है ड्राई आउट रिपोर्ट्स कर रहे हैं। इफ यू कैन क्लैरिफाई ऑन दैट। थैंक यू। मैम। So dry outs नहीं है. This has been confirmed. We have checked it from the field. और जैसा मैंने अपनी ब्रीफिंग में कहा, सभी पेट्रोल पंप सामान्य काम कर रहे हैं और सभी पर पर्याप्त फ्यूल उपलब्ध है. Regarding purchasing crude from some particular country, I will like to say that these are all techno-commercial decisions taken by the oil marketing companies. बहुत important बात, 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं. This is highly speculative and there cannot be any comment or explanation to any speculation. So इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें. प्लीज डोंट बिलीव रूमर्स. दिस इज हाईली स्पेक्युलेटिव. कमर्शियल एलपीजी 50% की गई है. दिस इज अ कैलिब्रेटेड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बार बार आप लोगों के माध्यम से और वैसे भी फील्ड से इनपुट आ रहा था कि कमर्शियल एलपीजी की कमी होने से कई लोगों को परेशानी हो रही है. भारत सरकार की यही चेष्टा है कि इस परेशानी को कितना कम किया जा सकता है. हमारी एलपीजी सप्लाईज, डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाईज पहले की तरह नॉर्मल है और पैनिक बुकिंग में ज़बरदस्त कमी भी हुई है. जो 88 लाख था वो अब घटकर लगभग 50 लाख के आसपास आ गया है बुकिंग. सो इट हैज़ कम टू नॉर्मल. 5 किलो का FTL इस कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो का होता है जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स लेते हैं. जो 5 किलो का सिलेंडर है वो श्रमिकों के लिए है, प्रवासी श्रमिकों के लिए है, जो माइग्रेंट लेबर हैं. जो उस तरफ से भी न्यूज़ आ रही थी कि कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही है. इसीलिए ये 5 किलो के FTL का उन लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है
ये सभी इन्वेंट्री, ये सभी सिलेंडर स्टेट गवर्नमेंट को सौंपे गए हैं. वहाँ से दे हैव टू प्रायोरिटाइज एंड गिव इट टू द पीपल. Yes, it is always FTL. Thank you. कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू रेज नहीं किया है. हम ऑडिबल? यस, ऑडिबल. कंटेनर की अवेलेबिलिटी का कोई इशू किसी कार्गो सप्लायर ने या शिपिंग कंपनी ने रेज नहीं किया है. सिर्फ आज सुबह के डिस्कशन में एक रीफर कंटेनर्स जो होते हैं, जो रेफ्रिजरेटेड कार्गो कैरी करते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है. बट वंस दे रीच द डेस्टिनेशन, लेट अस से दे गो टू UAE, then they are normal practice is that they come back to India, they get refilled and they go back again. But because of the issue in PG, उनका turn around time बढ़ जाएगा. So by the time they come back to India for refilling that, so those reefer containers they have said, but currently they have not raised this as an issue now. Just saying that this could be one of the ramifications of this issue. Second, the very important part that you raised was about the, and this I have been presenting right from the beginning, that जो हमारे भारतीय नाविक हैं, केवल उन्हीं शिप्स पे नहीं जो कि पर्शियन गल्फ में है, बल्कि पूरे वाइडर गल्फ रीजन में जो भी वेसल्स हैं, चाहे वो इंडियन फ्लैग हो या विदेशी फ्लैग पे हो, और जिस पे हमारे नाविक हैं, उन सारी जगहों पे, सारे वेसल्स पे पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए DG शिपिंग कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं. और इस पे हमारी जो एम्बेसीज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हैं यदि कहीं पे कुछ इशू हुआ, क्योंकि वो सब अभी बर्थ हैं किनारे की तरफ, तो उनको अभी तक फूड की या पानी की कोई इशू कहीं अराइज नहीं हुई है. दूसरा, आपने पूछा कि प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेटर्स से कंसेशन की बात आपने किसी ने पूछी थी. जो एडवाइजरी मंत्रालय ने जारी की थी वो मेजर पोर्ट्स और अदर देन मेजर पोर्ट्स दोनों टाइप के पोर्ट्स के लिए थी, और जहां तक हमारी जानकारी है लगभग सभी ने इसको अपने स्तर पे जिस पोर्ट को जितना फिजिबल है उन्होंने वो कंसेशन दिए हैं, और इसमें सारे पोर्ट शामिल हैं, कोई एक्सेप्शन मैं नहीं कर रहा हूं. सभी ने अपनी कैपेबिलिटी, अपने बिजनेस ऑपरेशंस और अपनी जो कार्गो मूवमेंट उसको ध्यान में रखते हुए सभी ने कंसेशन दिए हैं. कोई स्पेसिफिक केस हमारी नज़र में अभी नहीं आ रहा है. और जो आपने एक सवाल था, US ने कोई पेपर दिया है जिसमें ईरानियन लाइंस के विषय में कि आप उन पे एम्बार्गो लगाएं वगैरह, तो ये मेरी नज़र में नहीं है, बट मैं आपको पॉलिसी बता देता हूँ. पॉलिसी भारत सरकार की अपनी पॉलिसी है. DG शिपिंग किसी भी प्रकार की, किसी भी शिप पे यदि कोई उस पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था लगानी है तो DG शिपिंग रेगुलेटर की तरह लगाता है. लेकिन अगर यदि इस तरीके की कोई इशू आते हैं जिससे कि, तो हम हमेशा अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कंसल्टेशन करते हैं और तभी हम एक निर्णय लेते हैं. ये एक पॉलिसी विषय में बता रहा हूँ, पॉलिसी के संदर्भ में, बट ऐसा कोई मेरी नज़र में आज की डेट में नहीं है जो आपने स्पेसिफिक केस पूछा. उसी क्रम में आपने बोला ईरानियन शिप्स को कोई टर्न अवे किया, ऐसा भी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई सूचना नहीं है. वही पहला सवाल आपका वही था, US पेपर वाला, सेम थिंग विच आई रिप्लाइड अबाउट दी. मैं दोबारा चेक कर लूँगा यदि कोई पेपर हो तो, लेकिन आज की डेट में मेरे सामने पेपर नहीं है. कोई पॉलिसी के विषय मैंने आपको बताया, कोई भी निर्णय यहाँ लिया जाता है कंसल्टेशन के बाद. जो आपने बताया 2 LPG टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर रहे हैं या कर रहे हैं, और उनमें क्वांटिटी क्या है. आपने 2 नाम लिए, उन नाम के अनुसार जो LPG की क्वांटिटी होगी, दोनों की सम्मिलित क्वांटिटी वही 92,000 मीट्रिक टन होनी चाहिए. मूवमेंट स्टार्ट किया है, लेकिन इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है. कल की शायद ब्रीफिंग में मैं आपको और बेटर इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा. मैं कल आपको और इंफॉर्मेशन दूंगा. ब्रह्म प्रकाश जी, आपका सवाल इजराइल को लेके पहला कि क्या वहाँ पर भारतीय नागरिक किसी प्रकार से उनको कोई
खतरा पहुंचा है। सभी भारतीय नागरिक जो हमारे इजराइल में हैं वो सुरक्षित हैं। एक भारतीय नागरिक के घायल होने की खबर आई थी। हमारी राजदूतावास वहाँ पर इस मसले पर नज़र रखे हुए हैं, वो भी सुरक्षित हैं। थोड़े उनको घायल होने की जो खबर आई थी, लेकिन उसके अलावा उनका देखरेख किया जा रहा है और वही सुरक्षित है। तो दूसरा सवाल था आपका कि कितने हमारे भारतीय नागरिक इस कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में वो उनकी जानें गई हैं। 6 भारतीय नागरिक की जान गई है और 1 भारतीय नागरिक अभी लापता है। हाँ, 189। Ma'am, this is Akhilesh Suman. My question is to Sri Randhir Jaiswal. Just a few minutes earlier, President Donald Trump has given a statement through his Truth social media. He is telling that, for 5 days, there will be no attack on Iranian energy installations. And this is the outcome of 2 days conversation between Iran and USA. So what's your reaction on this? Is it a breakthrough or what? सर इसका हिंदी में भी जवाब दे दीजिएगा। 239। Good afternoon. Good afternoon. My name is Elena. I'm from TASS News Agency of Russia. My question is, I guess, to Mrs. Sharma. How do you see energy sources supply from Russia for the current moment? Have they increased? And what sources are there, like LPG or crude oil or LNG? And will the delegation of the Ministry of Oil and Natural Gas of India, or just from energy representatives of Indian energy sector, going to visit Russia for some negotiations for additional supplies of energy sources? And if so, when may it happen? And also, one more question, I think perhaps to you, Randhir. There was news today that 2 carriers, right? Probably you already discussed it, but that passed through Strait of Hormuz. Its name, Pine Gas and Jack Vasant. Have they crossed the strait? Have they reached the Indian coast? And why? So I just want some clarification. It happened just after 2 days after conversation between Honorable Prime Minister of India and President of Iran. Is it the result of this conversation, or how? Why it happened now? Thank you. 67. Sapna Das from CMC TV 18. Just a reiteration, basically, some of my colleagues already asked this question. So there is this, major tweet by Donald Trump on the fact that a 5-day kind of a ceasefire situation in terms of not attacking the energy assets of Iran. However, the markets have really responded. Crude is down 10%. Dow Jones has jumped 1,000 points up, all of that. But keeping this in the background, the fact also remains that yesterday the Prime Minister had a detailed meeting with his union cabinet ministers in terms of, what the countermeasures in the times to come could be if the war prolongs. And today he has said in the parliament that there is a possibility of the impact being prolonged. So how do we look at the situation now? What are the countermeasures that we can expect across the government, not just sector specific? Thank you very much. 184. Udit from the print. My question is to Sujata ma'am. So ma'am, as the commercial LPG supply has been increased to 50%, just wanted to know what are the current levels of LPG production now as of today, and also have we found any new suppliers as well for the LPG, given that the commercial LPG is now supply is 50%. On that side, 40, 45, 46. I had a question on Trump, but sir, I was asking, since
5-day strike halt, is there a possibility that the 22 Indian flagged ships could make their way to India? That's all I'm saying. 271. Hello everyone, this is Rishi from the Business Line. I have a question for Ms. Sharma. Ma'am, you've been telling us about the push that the government is doing for migrating commercial LPG consumers to PNG. What is the latest update? Last time it was roughly around 1.25 lakh have migrated to PNG. A couple of questions on that. One, what is the latest number? How much is the ministry expecting? We are hearing that this number could go to as high as 6 lakhs. Number 3, how much LPG commercial is being saved because of these consumers migrating to PNG? And fourth, ma'am, is the oil ministry and government departments now going on a massive program to fast track CGD infrastructure? One. Number 2, are all government departments, canteens, and other areas will migrate from LPG to PNG? Thank you. 37, and this is the last question. Hi ma'am, my name is Rakesh Kumar from New Indian Express. Since you said panic booking has come down to 50 lakhs, so can you share the data of supply? How much are we able to meet the supply? Regarding purchases of energy, I will reiterate what I have already said, that it's more based on techno-commercial considerations. Visit of Honorable Minister PNG to Russia, I am not the right person to answer. So next was the migration of the consumers from LPG to CNG. As per the data already available, close to 1.9 lakh consumers have migrated from LPG to the PNG, and CGD expansion of CGD network. This is a continuous effort by Government of India, and every day the meetings are conducted with the CGD entities, and precisely for this expansion, Government of India has talked about incentivizing the state governments in terms of additional commercial LPG, and yes, all the central ministries and the departments have been requested to look into this matter of migration from LPG to PNG, and supplies production. It has increased. I have shared data with you from time to time, and I think right now our domestic production is accounting for something in between 50 to 60% of our demand. So that's other thing. And what are the sources from where we are getting LPG? I have answered this question a couple of times and have told you that we require a whole lot of LPG now, and because earlier 90% of our LPG was coming from Middle East. So we are picking cargoes wherever available. Thank you. There was a remark about these 2 vessels, which I replied in Hindi, and I'll reply in English. I said that the vessels that you named are actually carrying 90,000 metric ton of LPG. There has been some movement, and I'll give you more details and more precise details maybe in the briefing tomorrow. That is information that I have as of now. The question about 22 Indian flag vessels on the west of the Strait of Hormuz, safe passage, not only safe passage, till the passage happens, the safety of our vessels and our seafarers, well-being of our seafarers, that is our prime focus. And this I have been saying from the day one, that we have to ensure every seafarer, every navik is provided with food, water, and safety and well-being. That we are ensuring. And obviously the ultimate aim is that there is safe passage. And we'll keep you updated, as I've been saying, we'll keep you updated as soon as I have firm information about
any movement. In this series, when I'm informing about 22, there have been questions about who are the charterers of these vessels, at least about the energy, those vessels which are loaded with energy. So there have been twice, thrice this question. So let me inform you. The LNG vessel, the one vessel with LNG, which is carrying LNG, is chartered by Petronet LNG. There are 7 LPG vessels, loaded vessels. The charterers are BPCL and HPCL. And crude oil, the charterers are IOCL, by Reliance, and BGN International. Sorry? The BGN International. This must be acronym of some name, full name. I don't have the full name. This is the name of that company. Akhilesh, to answer your question on the latest social media post, yes, we are closely following these developments as we do. इन सभी गतिविधियों पर हम अपनी नज़र केंद्रित किए हुए हैं, तो यही मेरा आपके सवाल के जवाब में मेरा रिएक्शन ही होगा. Elena, coming to your question, we continue to be in touch with countries concerned for safe and unimpeded transit of our energy requirements. Thank you very much for joining us. Dhanyavad. तो आप देख रहे थे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण. साफ तौर पर बताया गया कि एलपीजी पीएनजी की सप्लाई लगातार बेहतर की जा रही है, बेहतर हो रही है. उसके साथ ही साथ जो गल्फ कंट्रीज़ है, ख़ास तौर पर ओमान से और यूएई से, वहाँ विमानों का जो संचालन है वो भी बना हुआ है. तो स्थितियों को बेहतर करने की कोशिश लगातार की जा रही है, चाहे वो जो बाकी चीज़ें हैं उनकी सप्लाई की बात हो या फिर किसी भी तरह से एलपीजी के वितरण की बात हो. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान. एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें. तरलता विकल्प भी उपलब्ध. अभी खरीदें. मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और एक बार फिर से स्वागत है आपका समाचारों में. मैं हूं निखिल सिंह. नए सिरे से समाचारों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की. सबसे पहले बात असम विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, जहां नलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जयंत मल्ला बरुआ ने नामांकन दाखिल करने से पहले काली मंदिर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने असम की प्रगति और खुशहाली की कामना की. वहीं बीजेपी नेता भूपेंद्र कुमार बोरा ने बहुपुरिया विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में राज्य में कई विकास कार्यों की रफ्तार तेजी से बढ़ी है. इस दौरान वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए. ये बीजेपी का अभी जो माहौल है, मुझे नहीं लगता है जो कोई प्रतिरोध बीजेपी का सामने अभी है. और डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने मोदी जी का सपोर्ट से जैसा डेवलपमेंट का काम किया, लाख लाख लड़का को नौकरी मिला. अभी इन्वेस्टमेंट सबमिट करके विदेश से मल्टीनेशनल कितना कंपनी को असम में लेके आया, ये सब असम का जनता को मालूम है.
और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आज जोरहाट विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने जोरहाट में धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया। बता दें कि गौरव गोगोई अनुभवी बीजेपी नेता और वर्तमान विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी से सीधे मुकाबले में हैं, जिन्होंने 1991 से 2016 तक लगातार 3 बार असम गण परिषद के उम्मीदवार के रूप में और फिर 2016 से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख आज है, जबकि दस्तावेजों की जांच 24 मार्च को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 मार्च है। 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। और बात केरलम विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कर्मना जयन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कर्मना जयन का मुकाबला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे अभिनेता सुधीर कर्मना और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी सीपीएम और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ नेता सीपी जॉन से है। और केरलम चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार एमवी गोप कुमार ने चेंगनूर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद थे। और केरलम चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस नेता टी सिद्दीकी ने वायनाड से कलपेट्टा से अपना पर्चा दाखिल किया। सिद्दीकी कलपेट्टा निर्वाचन क्षेत्र से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला एलडीएफ के पीके अनिल कुमार और एनडीए के प्रशांत मालवयाल से है। आपको बता दें कि केरलम के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को की जाएगी। और इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार टी सिद्दीकी ने कहा कि यूडीएफ भारी बहुमत से सरकार बनाएगी क्योंकि लोग पिनराई विजयन सरकार के 10 वर्षों के शासन से नाराज हैं। The marvelous victory of UDF is ahead here in Kerala. UDF will form the government in May, in the month of May, with a vast majority of 100+ seats here in Kerala, because the 10 years regime of Mr. Pinarayi Vijayan, the whole people, the whole cross sections of the society of Kerala is totally upset, and they are now looking for a change here in Kerala, and we will form a government with the vast majority of 100+ seats here in Kerala. वहीं केरलम बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को निशाने पर लेते हुए कहा कि वायनाड उनकी राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है, न कि उपलब्धियों का परिणाम है। राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि वायनाड में इनकी जीत का आधार विकास या जनसेवा नहीं है। वायनाड में इसलिए जीतते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामिक का गढ़ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जानते हैं कि कहीं और से वो अगर कंटेस्ट करेंगे वो हारेंगे, तो वो दौड़ के आते हैं वायनाड में। और वायनाड में क्यों जीतते हैं, साफ बोलना चाहिए हम सबको। वायनाड में इसीलिए जीतते हैं क्योंकि वहां पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी का गढ़ है, इसीलिए जीतते हैं। कोई उनका कोई कार्यक्रम या उनका कोई क्रेडिबिलिटी या उनका कोई 20 साल का काम से कोई जुड़ाव या उससे कोई प्रभाव के कारण थोड़ी जीतते हैं। ना तो राहुल गांधी ने 5 साल में वहां पे कुछ काम किया, ना तो लोगों के जीवन में एक भी कुछ बदलाव आए। वहां पे जब ट्रेजेडी होता है राहुल गांधी ट्वीट करते हैं थाईलैंड से, वियतनाम से। तो देखिए ये कोई डेमोक्रेसी में कुछ अच्छी बात नहीं है। और राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि सीपीएम और कांग्रेस भले ही केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आते हों, लेकिन अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों पार्टियां औपचारिक रूप से गठबंधन साझेदार हैं। साथ ही ये भी कहा कि तमिलनाडु इलेक्शन में सीपीएम और कांग्रेस एक साथ एक अलायंस के भाग में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि यहां वो नाटक कर रहे हैं कि हम अलग अलग हैं। 27 स्टेट में और 8 यूनियन टेरिटरी में सीपीएम और कांग्रेस फॉर्मल अलायंस पार्टनर्स हैं।
यहां से कुछ ही दूर तमिलनाडु इलेक्शन में सीपीओ और कांग्रेस एक साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, एक अलायंस के भाग में यहीं पे वो नाटक कर रहे हैं कि हम अलग हैं। लेकिन अगर आप डिटेल आपको देखोगे, पिछले 10 साल सीपीएम गवर्नमेंट में था, 10 साल कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में थे। एक भी असेंबली सेशन में आप देखिए, एक भी बजट सेशन में कांग्रेस ने कुछ सीपीएम के बारे में कहा है, उनके फेल्ड गवर्नेंस के बारे में कहा है? नहीं। इनका जो जुगलबंदी है, इलेक्शन के समय ये नाटक करते हैं कि हम अलग अलग हैं। और केरलम के देवस्वम और बंदरगाह मंत्री बीएन वासवन ने एटमानूर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वीएन वासवन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और एलडीएफ के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री वासवन अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन केंद्र पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल किया। इस सीट पर उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस यानी यूडीएफ के नट्टकम सुरेश से है। वीएन वासवन एटमानूर से मौजूदा विधायक हैं और 2021 के चुनाव में उन्होंने 14,000 से अधिक मतों के अंतर से ये सीट जीती थी। और केरलम में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, जोश के मणि समेत कई अन्य प्रमुख नेता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल उन्होंने किया। आपको बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा और मतगणना 4 मई को की जाएगी। और केरल के तिरुवनंतपुरम विधानसभा क्षेत्र से एलडीएफ के निर्दलीय उम्मीदवार सुधीर करमना ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनका नामांकन एलडीएफ के समर्थन से हुआ है। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां नए राजनीतिक समीकरण ने पूरे चुनावी माहौल को और ज्यादा दिलचस्प और उसके साथ ही साथ पेचीदा भी बना दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम अब पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। हालांकि इस नए समीकरण पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए इस गठबंधन को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। साथ ही चुनौती देते हुए कहा गया कि यदि वास्तव में दम है तो अन्य दलों को भी साथ जोड़कर अपनी ताकत दिखाएं। 2-0 से क्या होता है, ये पहले करना चाहिए था। खाली उतना नहीं, और भी जो पार्टी है उसको ले लो साथ में और दम दिखाओ। उन किससे अलायंस कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के काम में दखलंदाजी को लेकर ममता बनर्जी फिर निशाने पर हैं। इस बार सीसीटीवी लगाने को लेकर भाजपा हमलावर है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है कि चुनाव के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगवाना आयोग की जिम्मेदारी है, तो फिर ममता बनर्जी सीसीटीवी आखिर क्यों लगवा रही हैं। साथ ही दिलीप घोष ने टीएमसी के अंदर फूट की बात भी कही। आसानी से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए कार्यकर्ता बैठक करना पड़ रहा है, अपने लोगों को सावधान करना पड़ रहा है कि देखो ये हो जाएगा। अब तो वही लूटमार करती थी, वही रिगिंग करती थी, अब बैकफुट में है। सीसीटीवी तो सब जगह लगेगा, चुनाव कमीशन लगाएगा। ममता बनर्जी क्यों सीसीटीवी लगा रही है? क्यों? पार्टी में फूट है, पार्टी में साजिश चल रहा है, इसलिए क्या? और पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो गई है, जहां मंदिरों को तोड़ना आम बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नाम दुनिया भर में है, जो भारतीयों के लिए गर्व की बात है। बंगाल में बांग्लादेश जैसा हालत हो गया है, मंदिर तोड़ना, मूर्तियों तोड़ना, मंदिर में चोरी होना आम बात हो गया है। हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। मुर्शिदाबाद के हिंदू छोड़ करके मालदा में जाके रहे हैं लोग, इतना अत्याचार उनके ऊपर बार बार जगह जगह पर हो रहा है। दंगा फसाद, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी का संरक्षण में सब हो रहा है, इसलिए परिवर्तन चाहिए इस बार। और कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया है। उन्होंने विश्वास जताया, फरहाद हकीम ने विश्वास जताया कि क्षेत्र के सभी वोट ममता बनर्जी को ही मिलेंगे।
और भवानीपुर ऐसा एक जगह है जहाँ पर ममता दी घर की लड़की है। हर आदमी ये मानता है कि ममता दी हमारा घर का है, इसलिए जब ममता दी आती है तो उन्हें लगता है अपना आदमी आ गया। यहाँ पर और कोई वोट इधर उधर नहीं जाएगा, पूरा ममता दी के पास जाएगा। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तमिलनाडु के दौरे पर है। आज सुबह चेन्नई पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीयूष गोयल तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत को अंतिम रूप देंगे। इसके अलावा वो चुनावी घोषणा पत्र और संभावित गठबंधन के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पार्टी के लिए यह दौरा आगामी चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु में एनडीए थिरुएदप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व में आज सीट बंटवारे का फैसला करेगा। We will start the beginning of the end of the corrupt, incompetent and anti-Tamil Udayanidhi Stalin government. The NDA led by Thiru Edappadi Palaniswamy in Tamil Nadu will decide the seat sharing later today. और पीयूष गोयल ने कहा कि हम भ्रष्ट डीएमके और उनके सहयोगियों के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु के लोग डीएमके और कांग्रेस सरकार से तंग आ चुके हैं। We will launch our fight with the evil DMK forces and their partners. The people of Tamil Nadu are fed up with the DMK Congress government. तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।